हेलो स्टूडेंट, मैं सरता सर स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स आइए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल कक्षा 9वीं विषय गणित, है ना। तो आइए स्टूडेंट, हम इसमें पहले चैप्टर पे बात कर रहे थे और पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो स्टूडेंट हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 हमने पिछले वीडियो में इसको सॉल्व करा दिए हैं स्टूडेंट। आइए आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो प्रश्न क्रमांक 6 से हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो में हम प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट बस एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से हमारी वीडियो आप तक पहुँच सकें और आप मैथमेटिक्स को बिना रुके बिना रुकावट के सीखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 6 है स्टूडेंट हमारे पास कि यहाँ पर तीन धन करनी तीन और 3 ऋण करनी 3, इसको सरल करना है। ठीक है, तो चलिए इसको जब हम सरल करने का मतलब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है 3 धन करनी 3, सॉरी हाँ 3 धन करनी 3 और दूसरे ब्रैकेट में है 3 ऋण करनी 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम एक सर्वसमीका लगाने वाले हैं। तो वो सर्वसमीका क्या होती है? a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सर्वसमीका का प्रयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए 3 धन करनी 3 3 ऋण करनी 3 बराबर, यानी a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है स्टूडेंट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये भी दोनों संख्या से हमें a प्लस बी a माइनस बी उसी रूप में दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये भी किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का मान क्या है? 3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 का वर्ग माइनस b का मान क्या है? ऋण 3, है ना। तो ये हो जाएगा ऋण 3 का वर्ग। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या होगा? 3 का वर्ग क्या होता है? 9, ऋण वर्ग से करनी क्या हो जाएगी? कैंसिल, तो यह आ जाएगा 3 और 9 में से 3 गया, क्या आ गया? 6, और यही इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट? आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 6 हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अब आगे स्टूडेंट हम प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या लिखा है स्टूडेंट कि 3 धन करनी 3 और 2 धन करनी 2। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर है 3 धन करनी 3 और है 2 धन करनी 2। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें कोई सर्वसमीका नहीं लगेगी क्योंकि ये यहाँ भी अलग संख्या है, यहाँ अलग संख्या है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जब भी ये गुणनखंड के रूप में हो तो पहली वाली संख्या का गुणा हम इस पूरे में करेंगे, यानी 3 का गुणा इसमें करेंगे। ब्रैकेट में लिख लीजिए 2 धन करनी 2 और फिर ये धन करनी 3, तो धन करनी 3 का गुणा इस 2 करनी 2 में पूरे में होगा, यानी इसका गुणा पहले होगा इसमें और इसका गुणा भी इसमें हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका गुणा अंदर करिए ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 का करनी 2 में होगा तो 3 करनी 2। ठीक, प्लस अब यहाँ पर करनी 3 का गुणा 2 में होगा तो ये 2 करनी 3 हो गया और ये करनी 2 में करनी 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी करनी 6, है ना। करनी का करनी के साथ गुणा होगा मतलब अंदर गुणा कर दिए, 3 दूनी करनी के अंदर 6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर कोई भी चीज़ को हम जोड़ना घटाना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो यही इसका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न तरफ करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 8। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 8 है, तो प्रश्न क्रमांक 8 है करनी 5 ऋण धन करनी 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको सरल करने की जब बात आई, मतलब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, तो ये a हो गया और ये b हो गया। तो चलिए स्टूडेंट a का वर्ग यानी करनी 5 का वर्ग हो जाएगा, धन b का वर्ग यानी हो जाएगा करनी 2 का वर्ग, धन 2a हो गया करनी 5 और b हो गया करनी 2। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या होता है? वर्ग से करनी कैंसिल हो जाती है, तो ये कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा 5, धन यहाँ भी वर्ग से कैंसिल हुई करनी तो यहाँ बचा 2, धन 2। अब करनी 5 गुणित करनी 2 है तो हम उसको लिखेंगे करनी के अंदर 5 गुणित 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 और 2 है, इसको जोड़ लेंगे तो 5 और 2 क्या हो गया स्टूडेंट? 7। 5 और 2 क्या हुआ? 7 और ये हो जाएगा धन 2। अब इसको करने का गुणा अंदर कर लीजिए तो 5 दूनी क्या हो गया? 10, और यही इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट? आंसर। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 9 क्या है स्टूडेंट हमारे पास? प्रश्न क्रमांक 9 है
कि करनी 5 ऋण करनी 2 एक ब्रैकेट में रहेगा, करनी 5 धन करनी 2। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। ठीक है, यानी एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करने वाले हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर a का काम करनी 5 कर रहा है स्टूडेंट और यहाँ b का काम करनी 2 कर रहा है। तो करनी 5 का वर्ग हो गया ऋण करनी 2 का वर्ग। अब ये वर्ग से करनी कैंसिल हो गया तो यहाँ 5 बचा, यहाँ भी वर्ग से करनी कैंसिल हो गया, ऋण 2 बचा और 5 में से 2 गए स्टूडेंट 3 और यही इसका क्या कहलाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। प्रश्न क्रमांक 9 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 10 क्या है स्टूडेंट? प्रश्न क्रमांक 10 है हमारे पास सरल कीजिए। अब यहाँ पर सरल कीजिए जो दिया गया है, सरल कीजिए, तो यहाँ पर लिखा है 1/3 की घात 7। स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है? 1 की घात 7 बटे 3 की घात 7 और 1 की कितनी भी घात कर लीजिए उसका आंसर आएगा 1 और 3 की घात 7। अब आप चाहें तो स्टूडेंट इसको ऊपर ले जाके लिख सकते हैं। तो नीचे वाली घात यदि ऊपर जाती है तो यदि नीचे वाली संख्या को हम ऊपर ले जाएं घात सहित तो घात में यदि जो भी चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। यहाँ पर घात में प्लस का चिन्ह है तो ऊपर जाके -7 हो जाएगा और यही इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट? आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर यह है कि बताइए कि संख्या 5 करनी 2 ऋण 3 करनी 2 परिमेय है या अपरिमेय। चलिए स्टूडेंट इसको भी चेक कर लेते हैं हम। तो प्रश्न क्रमांक 11 का हल। अब यहाँ पर दिया है 5 करनी 2 ऋण 3 करनी 2 और 5 करनी 2 और 3 करनी 2 में यदि हम देखें तो करनी 2 दोनों में कॉमन है तो ये करनी 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा ऋण 3। ठीक है, अब यहाँ पर 5 में से 2 गया, 2 करनी 2, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 5 करनी 2 में से 3 करनी 2 को घटाएंगे तो 2 करनी 2 बचेगा। ठीक है, और 2 करनी 2, अब ये करनी वाली संख्या आ गई स्टूडेंट इसमें, और करनी वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है ना? तो यह एक कैसी संख्या है स्टूडेंट? अपरिमेय संख्या। तो प्रश्न क्रमांक 11 भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास स्टूडेंट है प्रश्न क्रमांक 12, सरल कीजिए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा गलत सा है इसलिए इसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 13 स्टूडेंट। अब प्रश्न क्रमांक 13 है हमारे पास सरल कीजिए। ठीक है, तो सरल करने के लिए अब हम इसको सरल करना है तो हमारे पास लिखा है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। अब स्टूडेंट इसमें हम परिमेय घातांक के नियम लगाएंगे कि a की घात m इंटू बी की घात m, है ना। यदि ऐसा है तो ये होता है a इंटू बी की घात m, यानी घात यदि समान है तो इसका एक साथ गुणा करके हम लिख सकते हैं। सेम यहाँ भी करेंगे, घात समान है स्टूडेंट तो इसी सर्व समीकरण का इस्तेमाल करेंगे तो ये हम लिखेंगे 7 गुणित 8 की घात 1/2, यानी दोनों की घात सेम रहेगी तो इकट्ठा करके हम घात 1/2 लिख सकते हैं। अब क्या होता है 7 का गुणा है ना, इंटू मतलब गुणा है तो 7 8 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये 56 हो जाएगा। तो 56 की घात क्या हो जाएगा? ये 1/2 और यही हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट? आंसर कहलाएगा। चलिए अब इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 ये है कि 1/3 करनी 7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। चलिए स्टूडेंट 14वां का सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो हर का परिमेयकरण करना है तो ये हो गया 1/3 करनी 7, इसका हर का परिमेयकरण करना है तो हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। अब स्टूडेंट हर का परिमेयकरण जब हम करते हैं तो क्या करते हैं कि 1/3 करनी 7 तो हम जैसे का वैसे लिखेंगे और हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि हर में से हमको करनी हटाना है। तो स्टूडेंट करनी हटाने के लिए क्या करेंगे कि जो भी करनी वाली संख्या यहाँ नीचे लिखी है तो उसी का हम गुणा और भाग करेंगे। क्योंकि यहाँ प्लस माइनस करके कोई संख्या नहीं है इसलिए यहाँ पर केवल करनी 7 दिख रहा है, 3 से कोई दिक्कत नहीं है हमको, है ना। तो हमको करनी 7 यहाँ नीचे हर में दिख रहा है तो आप एक करनी दिख रहा है तो उसी करनी 7 का गुणा ऊपर भी करेंगे और करनी 7 का गुणा नीचे भी कर देंगे। अब स्टूडेंट क्या होता है, अब ये परिमेय संख्या है तो अंश का गुणा अंश में होगा और हर का गुणा हर में होगा। तो करनी 7 का गुणा 1 में करेंगे तो करनी 7 एक कम करनी 7 हो जाएगा, 3 करनी 7 का गुणा करनी 7 में होगा तो 3 करनी 7 गुणित करनी 7। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया करनी 7 और नीचे हो गया 3 और करनी 7 गुणित करनी 7, यानी किसी भी करनी वाली संख्या का 2 बार गुणा करो तो करनी हट जाती है तो केवल क्या बचेगा यहाँ पे 7।
अब ये करनी 7 था और ये 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 या 21 और यही इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, आंसर कहलाएगा। तो ये हर का परिमेयकरण हो गया है ना। तो ये हर का परिमेयकरण करके हमने करे और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर। ठीक, चलिए अब इसके बाद स्टूडेंट है प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 है सरल कीजिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमको प्रश्न क्रमांक 15 में दिया है 125 की घात -1/3। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यार, यह लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। 125 का यदि हम गुणनखंड कर लें तो साइड में आप गुणनखंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 बचा 2 पचम 25, फिर 5 से देंगे तो ये हो गया पचम 25 और फिर ये 5 एकम 5, यानी उसका जब हमने गुणनखंड करी तो ये आ गया 5 गुणित 5 गुणित 5 की घात -1/3। ठीक है, अब स्टूडेंट हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये 5 3 बार आया है तो इसको हम 5 की घात 3 लिख देंगे इसको, और इसकी भी घात कितनी दिख रही है, -1/3। अब परिमेय घातांक का नियम लगाएंगे स्टूडेंट हम कि किसी भी संख्या की घात की भी घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 3 गुणित 1/3 हो जाएगा -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो 5 की घात क्या आ गया, ऋण 1, और ऋण 1 को नीचे लेके जाएंगे तो 1/5 की घात हम इसको क्या लिख देंगे 1, या हम इसको बोल सकते हैं कि 1/5 की घात 1 का मतलब क्या होता है 5, और यह इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, आंसर कहलाएगा। यहाँ पर ये क्लोज हो गया। ठीक है, ठीक, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 16। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है सरल कीजिए। चलिए स्टूडेंट अब प्रश्न क्रमांक 16 है सरल कीजिए, तो चलिए इसको भी सरल कर लेते हैं। 16, अब यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट 11 की घात 1/2 और नीचे लिखा है 11 की घात 1/4। अब यहाँ पर भी परिमेय घातांकी नियम लगाएंगे। जब आधार समान है और बटे का मतलब होता है भाग, तो आपको आधार लिखना है और इसमें जो अंश वाली संख्या की जो घात 11 की घात अंश में कितनी है 1/2 और नीचे 11 की घात कितनी थी 1/4, तो वो नीचे वाली घात को क्या कर देना है, माइनस करना है। यानी यहाँ पर हमने परिमेय घातांक का नियम लगाया कि 1 की घात m बटे 1 की घात n बराबर होता है 1 की घात m ऋण n। ठीक है, यानी सर्वसमीकरण का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, यानी ऊपर वाली घात 1/2 था, ऋण 1/4। अब स्टूडेंट 11 रहेगा। अब यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन अंश में करेंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो अब 4 का 4 में भाग दीजिए 2 का, तो 2 दूनी 4 2 बार गया है ना। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2 ऋण 4 1 कम 4 1 बार गया, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1। अब ये हो जाएगा 11, 2 में से 1 गया 1/4 और यही हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट, आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारे पास इसी में दिया है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 कहता है कि प्रश्न क्रमांक 17 1/7 धन करनी 6, इसका हमको क्या करना है, हर का परिमेयकरण। ठीक है, हर का परिमेयकरण। तो चलिए स्टूडेंट हम इसका क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण। तो हर का जब परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करने पर तो स्टूडेंट यदि हर में केवल एक करने वाली संख्या है तो उसका गुणा भाग कर देते हैं, हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा। लेकिन जब इस तरीके की संख्या आपको दी जाए जिसमें कि करने वाली संख्या 2 रहे और बीच में प्लस माइनस आ जाए, तो आप गुणा करेंगे नीचे वाली जो संख्या देखिए उसी का, लेकिन चिन्ह बदल के करना है। बीच में जो भी चिन्ह आ रहा है उसको बदल देना है। तो हम करनी 7, यहाँ पर धन करनी 6 है तो आप ऋण करनी 6, यानी करनी 7 ऋण करनी 6 का ऊपर भी गुणा करेंगे, यानी अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना है आपको। अब स्टूडेंट अंश का गुणा अंश में होगा, 1 का गुणा करनी 7 ऋण करनी 6 में करेंगे तो करनी 7 ऋण करनी 6 जाएगा, और हर में क्या हो जाएगा, करनी 7 धन करनी 6 एक ब्रैकेट में, और इसका गुणा हो जाएगा करनी 7 ऋण करनी 6। अब स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर सर्वसमीकरण लग जाएगी। क्या कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी, a + b a - b, तो बराबर होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। ठीक है, यानी ये a और b। ठीक है, अब यहाँ पर अंश में हो जाएगा करनी 7 ऋण करनी 6, वर्ग से करनी कैंसिल हो गई तो यहाँ 7 बचा, ऋण वर्ग से करनी कैंसिल हो गई तो यहाँ 6 बचा। अब ये हो जाएगा करनी 7 ऋण करनी 6 और 7 में से 6 गया 1, और बटे में 1 है स्टूडेंट तो इसको नहीं भी लिखा तो चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा करनी 7 ऋण करनी 6, और यही इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो प्रश्न क्रमांक 17 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब प्रश्न क्रमांक हमारे पास है 18। परिमेय संख्या दी गई है स्टूडेंट कि 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जब भी हमको किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आए
तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 18। अब प्रश्न क्रमांक 18 में पहली संख्या दी गई है 5/7, ठीक। अब और दूसरी संख्या हमको दी गई है 9/11। हमको इसके बीच में कितनी संख्या, 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब 3 परिमेय संख्या यदि हमको ज्ञात करना है तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इनके हर को समान बनाएंगे, है ना। अब हर को समान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो स्टूडेंट बड़ा आसान तरीका होता है कि यहाँ पर हर में 7 दिख रहा है और यहाँ पर हर में कितना दिख रहा है, 11 दिख रहा है। तो ऐसे केस में क्या करिए स्टूडेंट कि 11 का गुणा और भाग इसमें कर दीजिए, तो यानी 11/11 का गुणा यहाँ कर दीजिए, और यहाँ पर हर में 7 है तो यहाँ पर 7/7 कर दीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं। 11 पछे क्या हो गया स्टूडेंट, 55, और 11 साथ क्या हो जाएगा, 77, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 सत्ते 63, और बटे में क्या जाएगा, 11 साते 77। अब स्टूडेंट हर समान हो गए। जब हर समान हो जाए स्टूडेंट तो इसके बाद अब अंश में देखिए कि यहाँ 55 और यहाँ 63 है, तो 55 से 63 के बीच में कितनी संख्या हो सकती है, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, बहुत सारी संख्या है। हमको केवल कितनी परिमेय संख्या चाहिए था, 3। इसका मतलब है कि हम अब इनके बीच में 3, अतः हम बोल सकते हैं कि 5/7 व 9/11 के बीच कितनी, 3 परिमेय संख्या। अब 3 परिमेय संख्या का मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि 55/77 हमारे पास आया था, तो इसके आगे 55 के बाद क्या आता है, 56, तो 56/77 1 हो गया, फिर 57/77, फिर 58/77, 59/77 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको 3 ही चाहिए था इसलिए हम 3 लिखेंगे। 59/77 भी लिख सकते हैं, 60/77 भी लिख सकते हैं, 61 और 62, क्योंकि 63 तक जाना है, 63 से पहले हमको खत्म करना है। तो 55 के से आगे और 63 से कम तक जितनी संख्या रहती है उसके साथ /77 करके आप लिख लीजिए, तो वो इनके बीच की क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। 3 चाहिए था, हमने 3 लिख लिया, ठीक। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 19 है। अब प्रश्न क्रमांक 19 क्या है स्टूडेंट, उसको देखिए कि 1/2 धन करनी 7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अब स्टूडेंट जब हमको इस सवाल का हर का परिमेयकरण करना है तो हम इस सवाल को लिखेंगे कि 1/2 धन करनी 7, और हमको क्या करना है स्टूडेंट, हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण जब हम करेंगे तो 1/2 धन करनी 7 तो हम जैसे का तैसे ही लिख देंगे। और मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट कि नीचे यदि 2 संख्या दिख रही है प्लस माइनस में, तो आपको 2 धन करनी 7 है तो यहाँ पर 2 ऋण करनी 7 का ऊपर भी गुणा करना है और 2 ऋण करनी 7 का नीचे भी गुणा करना है, ठीक है। यहाँ पर बीच में चिन्ह जरूर देखें, बीच में जो भी चिन्ह रहेगा इसको बदल के करना है यहाँ पे गुणा भाग, ठीक है। चलिए अब अंश का गुणा अंश में होगा तो 1 का गुणा 2 ऋण करनी 7 में करेंगे उतना ही आ जाएगा, और हर में क्या जाएगा, 2 धन करनी 7 और 2 ऋण करनी 7। अब यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट, हमेशा हर में यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है, a + b a - b बराबर a² - b², ठीक है। तो ये 2 ऋण करनी 7 हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का वर्ग ऋण करनी 7 का वर्ग, ठीक है। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2 ऋण करनी 7, 2 का वर्ग क्या होता है 4, वर्ग से करनी कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा 7। अब ये हो जाएगा 2 ऋण करनी 7, 4 में से 7 गया, मतलब 7 में से 4 गया 3, बड़ी संख्या के सामने माइनस है स्टूडेंट, तो यहाँ माइनस लगा लीजिए और ये माइनस को ऊपर पहुँचा दीजिए, तो -2 ऋण करनी 7, माइनस ऊपर चला गया और नीचे बटे में क्या बचा 3। अब चाहो तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, माइनस को अंदर पहुँचा दीजिए, हो जाएगा -2 और माइनस प्लस करनी 7 बटे 3, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास हो गया प्रश्न क्रमांक 19। अब आते हैं स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 20 में। अब प्रश्न क्रमांक 20 क्या है स्टूडेंट, हमारे पास प्रश्न क्रमांक 20 है कि 5/3 धन करनी 5, आपको इसका हर का परिमेयकरण करना है। तो चलिए स्टूडेंट इसका भी हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। हर के परिमेयकरण करने के लिए है ना 20वां हल, है ना। सवाल क्या है हमारे पास, 5/3 धन करनी 5, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो स्टूडेंट हर का परिमेयकरण करने के लिए अभी हमने बताया कि हर का परिमेयकरण, अब हर का परिमेयकरण करना है तो 5/3 धन करनी 5 तो हम लिख ही लेंगे गुणा। अब यहाँ पर 2 संख्या है हर में भी, है ना, और बीच में क्या है प्लस, तो इन्हीं 2 संख्या वाली माइनस, यानी बीच में क्या लेके करना है माइनस, इसका ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा, यानी अंश में भी गुणा और हर में भी गुणा, ठीक है। ये हमारा हर का परिमेयकरण करने का तरीका हो गया। अब 5 का गुणा इसमें करेंगे तो जो जाएगा 5 गुणित करनी 3 ऋण करनी 5,
ठीक है। अब इसका गुणा इसमें दोनों में करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी बनता है नीचे हर में हमेशा। तो a की जगह में आ गया 3 तो ये हो जाएगा कर्णी 3 का वर्ग माइनस b की जगह में है कर्णी 5 तो ये हो जाएगा कर्णी 5 का वर्ग। ठीक है। अब ये 5 का गुणा अंदर कर लीजिए तो 5 का गुणा कर्णी 3 में करेंगे तो 5 कर्णी 3 हो गया, ऋण 5 का गुणा कर्णी 5 में करेंगे तो 5 कर्णी 5 हो गया बटे में, वर्ग से कर्णी कैंसिल 3 आ गया, वर्ग से कर्णी कैंसिल 5 आ गया। ठीक है। अब 5 कर्णी 3 ऋण 5 कर्णी 5, ठीक है, बटे में 3 में से 5 को घटा देंगे, 3 में से 5 को घटाएंगे स्टूडेंट तो कितना जाएगा -2। अब ये माइनस को ऊपर पहुंचा दीजिए तो ये माइनस को जैसे ही ऊपर पहुंचाएंगे तो ये माइनस लगा के कोष्टक में लिख लेंगे हम इसको, है ना, बटे में क्या हो गया 2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये माइनस को अंदर पहुंचा दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा -5 कर्णी 3 और माइनस माइनस प्लस 5 कर्णी 5 बटे में क्या हो गया 2, और ये इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट आंसर। ठीक, बहुत सिंपल तरीका है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसको वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब स्टूडेंट हमारे पास था 20वां नंबर का सवाल, इसी तरीके से 21वां नंबर का सवाल है। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 21वां भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इस 21वां प्रश्न क्या है वो देखिए। 21वां प्रश्न है कि दिखाइए कि 1.272727 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो स्टूडेंट जब भी इस तरीके के सवाल आए और उसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है तो हम लिखेंगे कि माना क्या मान रहे हैं अपन इसमें कि x बराबर 1.272727, ठीक है। तो x बराबर 1.272727 डैश डैश डैश, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्टूडेंट क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब 2 अंक बार बार रिपीट होते हैं तो हम दोनों पक्षों में 1 के बाद 2 जीरो यानी 100, है ना, 2 जीरो तो वो 100 बन गया, है ना। जितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं उतने जीरो 1 के साथ लेना है, से क्या करेंगे हम गुणा, ठीक है, से हम क्या करेंगे स्टूडेंट गुणा। अब जैसे हम इसमें गुणा करेंगे तो ये 100x हो जाएगा इज इक्वल टू और 0.2 अंक आगे खसक जाएगा तो ये हो जाएगा 127.272727 डैश डैश डैश। समझ में आया। अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये 100x हो गया, 127.2727 को हम 126 धन 1.272727 डैश 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 कह सकते हैं। 126 में से 1.2727 को जोड़ेंगे तो 127.272727 आ जाएगा। अब ये हो गया 100x इज इक्वल टू 126 धन, इसकी जगह में हम देख रहे हैं समीकरण 1 से कि क्या लिख सकते हैं हम x, तो ये कहाँ से लिखे हमने, समीकरण 1 से, ठीक है। अब क्या होगा, x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस x हो गया स्टूडेंट इज इक्वल टू हो गया 126। अब 100x में से 1x चला गया तो ये जाएगा 99x बराबर क्या हो गया 126। तो x बराबर क्या हो गया स्टूडेंट 126 बटे 99। अब यहाँ पर आप इसको काट दीजिए तो 3 चौ 12 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 तिया 9 फिर 3 एकम 3 3 चौ 12 3 एकम 3 3 एकम 3, तो x बराबर आ गया 14 बटे 11 जो किस रूप में है, P/Q के रूप में है ना, जो P/Q के रूप में है। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट आंसर, खत्म कहानी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 21 जो था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 के बाद स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 22, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, परिमेय संख्या ज्ञात करने की, जब भी किसी 2 संख्या के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना तो बड़ा आसान होता है कि हल करेंगे हम, कौन सा नंबर है ये 22वां नंबर का, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या बोला है, 1 है ना, ज्ञात करना है हमको, इसमें ज्ञात करना है 1 व 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमको, इसमें 5, 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, ठीक है। अब स्टूडेंट जब हमको परिमेय संख्या निकालना है तो आप 1 के बटे में कुछ नहीं है तो बट, है ना, अपन को 5 निकालना है तो बटे में कुछ नहीं है तो बटे में क्या लिख लीजिए 1। अब जब स्टूडेंट इसमें हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 5 से 1 ज़्यादा, है ना, 5 से 1 ज़्यादा क्या होता है 6, तो 6 बटे 6 का 2 गुणा कर देना है तो 6 एक कम क्या हो गया 6, 6 एक कम क्या हो गया 6, ठीक है। तथा
2 बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख लीजिए। इसमें भी हम 6 का गुणा और 6 का भाग करेंगे तो 2 6 क्या हो गया 12, 6 कम क्या हो गया 6। ठीक है, जब हर समान रहे दोनों संख्या में तो जितनी परिमेय संख्या निकालना है उससे एक ज़्यादा, जैसे 5 निकालना है तो 6, तो 6 का गुणा 6 का भाग दोनों में करना है, जब हर समान रहे तब की कंडीशन पे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं स्टूडेंट कि अतः 5 परिमेय संख्या है ना, तो 6 बटे 6 है और ये 12 बटे 6 है, तो 6 बटे 6 के बाद क्या आ रहा है, 6 के बाद क्या आता है 7, तो आप यहाँ लिख दीजिए 7 बटे 6, फिर क्या होता है 8 बटे 6, फिर क्या हो जाता है 9 बटे 6, फिर क्या हो जाएगा 10 बटे 6, फिर क्या हो जाएगा 11 बटे 6 और फिर 12 बटे 6, यानी 12 और 6 के बीच की संख्या को लेके चलना है बटे 6 के साथ, और यही जो है ये परिमेय संख्या कहलाएगी इन दोनों के बीच में, और यही हमको तो निकालना था, और यही हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट, आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है 7 बटे 9 और 8 बटे 9 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो स्टूडेंट यहाँ पर कितनी परिमेय संख्या बोला है 6, तो 6 धन 1 मतलब कितना 7, तो आपको इसमें 7 का गुणा 7 का भाग करना है, इसमें भी 7 का गुणा और 7 का भाग करना है, और उसके बाद उनके बीच की आपको परिमेय संख्या लिखना है। तो स्टूडेंट ये होमवर्क है, ठीक है, सभी के लिए, और आप हमें कमेंट्स करके बताइए, जो मैंने मेथड बताया उसी मेथड से आप निकालेंगे तो सबके सेम आएंगे ना परिमेय संख्या, कि एक ज़्यादा, यानी 7 6 निकालना है तो 7 का गुणा 7 का भाग, 7 का गुणा 7 का भाग, और फिर बीच में जैसे हमने इस क्वेश्चन में किए थे 6 का गुणा 6 का भाग, 6 का गुणा 6 का भाग करके 6 बटे 6 आ गया और 12 बटे 6 आ गया, तो 6 के बाद वाली संख्या से लिखना हमने शुरू करे 12 से पहले तक, तो 6 के बाद क्या आता है 7 बटे 6, 7 के साथ 7 बटे 6, 8 बटे 6, 9 बटे 6, 10 बटे 6, 11 बटे 6 और 12 बटे 6 से पहले तक तो 11 बटे 6 आ जाएगा, तो ये हमने लिखा था। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है, ये होमवर्क है स्टूडेंट, और हम आशा करते हैं कि आप इसको जरूर करेंगे और हमें कमेंट्स करके भी बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, यानी 6 परिमेय संख्या जो आ रही है वो आप हमें कमेंट्स करके भी बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 24, 0.235 को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए, तो जब भी हमको P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना होता है स्टूडेंट, तो हम उसको मान लेते हैं, माना x बराबर 0.235 और बार हमको P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है, तो पहले तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं 0.235 पे बार लगा है, इसका मतलब 3 5 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी जिसके ऊपर बार लगा होता है स्टूडेंट वही संख्या बार बार रिपीट होती है। 2 के ऊपर बार नहीं लगा था तो आप 2 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे, है ना, तो 3 5 था, तो हम इसको अब लिख सकते हैं कि 3 5 3 5 3 5। ठीक है, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि मैंने जैसे बताया कि आपको कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, बार बार है 3 अंक, लेकिन हो कितने रहे अंक रिपीट, 3 5 3 5, यानी 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो हम दोनों पक्षों में 1 के बाद 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 जीरो लगाएंगे तो बन गया 100 का हम गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में हम गुणा कर सकते हैं। जैसे हम दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर, और यहाँ पर जो दशमलव है वो 2 अंक बाद चला जाएगा, तो यहाँ से दशमलव खसक के कूद के कहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 दशमलव, है ना, 23 दशमलव, फिर यहाँ पर आएगा 5 3, है ना, 5 3 5 3 5, है ना, 5 3 5 3 5 3, इस तरीके से, है ना, 3 5 3 5 डैश डैश डैश। ठीक है, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि 100x इज इक्वल टू, अब इसको 2 भाग में तोड़ेंगे और एक भाग इसके बराबर आ जाए, है ना, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, बताएं, आप ही लोग बताएं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 23, है ना, अब 0.23 लाना है हमको, है ना, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, है ना, क्योंकि ये हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा स्टूडेंट कि हम इसको 2 भाग में तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि 2 भाग में तोड़ने के लिए 0.2 फिर 3 5 3 5 3 5 चलते चला जाए, है ना, तो इसको हम किस तरीके से 2 भाग में तोड़ें कि यही आ जाए, तभी तो हम इसकी जगह में फिर x रखेंगे, यानी 2 2 3 5 3 5 3 5 ऐसा चलना चाहिए, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि 23.2 ले लेते हैं, 23.3 ले लेते हैं, है ना, धन 0.2 फिर 3 5 3 5 3 5 डैश डैश डैश। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको जोड़ के देख लो आप चाहो तो, है ना, 23 दशमलव, तो ये 23 तो इधर आ गया, दशमलव 3 में 2 3 5 3 5 जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और इसके बाद फिर 3 5 3 5 3 5 चलते हैं, वही आया देखो 5 3 5 3 5 3 5 आ रहा है, तो यानी हमने इसको 2 भाग में तोड़ दिया है, 23.3 धन
2 3 5 3 5 3 5। अब स्टूडेंट 23.3 धन, अब ये क्या हो जाएगा समीकरण 1 से x के बराबर हो जाएगा, है ना। अब ये x को इधर ला लेंगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 23.3। अब 100x में से एक x चला गया स्टूडेंट, ये आ जाएगा 99x और ये हो जाएगा 23.3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 23.3 बटे क्या हो गया स्टूडेंट 99। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, दशमलव भी हटाना पड़ेगा क्योंकि p अपॉन क्यू के रूप में मतलब पूरी पूरी संख्या रखना चाहिए। जैसे दशमलव हटाएंगे तो ये 99 में दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो और लगा देंगे, है ना। तो 233 बटे क्या आ गया 990 और यही हमारा क्या कहलाएगा p अपॉन क्यू का रूप और यही हमारा आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये हमारा 24वें नंबर का क्वेश्चन था, ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन है हमारा इसका अध्याय 1 का प्रश्न क्रमांक 25वां, तो इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। अब स्टूडेंट इसमें कहा है कि 1/17 का दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी स्टूडेंट दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, कितनी अधिकतम अंक जा सकते हैं, है ना। मतलब कुल मिला के अपन को विभाजन प्रक्रिया करना है ना। चलिए करते हैं। तो 1/17 अपन छोड़ देते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे जो भी संख्या आएगी। 1/17 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, पहले ये बताएं कि 1 में 17 का भाग देना है। चलिए देते हैं, 1 में 17 का भाग देते हैं। दशमलव लगाए, दशमलव का यहाँ क्या लग जाएगा 0, क्या भाग चला जाएगा 17 का, नहीं जाएगा। फिर यहाँ लगाएंगे 0 तो यहाँ भी एक और 0 बढ़ गया, अब हो गया 100। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए, है ना। तो अब 17 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो 17 का पहाड़ा पढ़िए कि 100 से आगे ना जाए। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौक 68, 17 पंचे 85, 17 छिंके 102, 17 साते 119, है ना। 17 साते 119, 17 छिंके 102 हो रहा है, मतलब 17 5 बार जाएगा, है ना। तो अपन कितने बार कर लेंगे इसको स्टूडेंट, 5 बार। ठीक, चलिए तो 5 बार कर लीजिए। तो 17 पंचे क्या होता है ना, 5 बार करते हैं। 17 पंचे 85, तो ये हो गया 85 माइनस, तो 100 में से 85 जाएगा तो क्या जाएगा 15। ठीक, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे स्टूडेंट अपन कि 15 अब इसमें तो भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो लगा लेंगे। एक जीरो लगाने की बस छूट रहती है ना, तो एक जीरो लगा लिए। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए, तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 बार जाएगा। तो 17 पंचे 85, 17 छिंके 102, 17 साते 119, 17 आठे, है ना। मतलब हमको कुल मिला के 17 का पहाड़ा पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है, जो कि 150 से आगे ना जाए। तो ये 8 बार जाएगा, ठीक है। अरे ठीक है कि नहीं, पहाड़ा आता है ना, नहीं आता होगा दिक्कत है। हाँ चलिए, तो 17 आठे क्या होता है 136। ठीक, चलिए अब इसको घटा लीजिए। इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा स्टूडेंट, ये जाएगा 14। फिर जीरो लगा लेंगे तो ये 136 से जर रहे थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब हम 136 तक जा सकते हैं। तो फिर से एक बार और चला जाएगा, ये हो जाएगा 136। बचा कितना 4, फिर लग गया जीरो। फिर 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो फिर हो गया 34। फिर घटाए 6 बचा, फिर एक जीरो लगा लिए। फिर 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौ 68, मतलब 17 तिया 51, यानी 17 तिया 51 हो गया। फिर आ गया 9, फिर लगा ली जीरो। फिर 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 एकम 17, 17 पंचे 85, है ना। तो ये 17 पंचे 85 हो गया। आपको चलते जाना है स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने पूछा है पुनरावृत्ति खंड कितने अंक के बाद हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति होने वाली है। इसमें घबराना नहीं किया, ये तो चलते जा रहा है, अपन को चलने दो, कितने चल रहा है देखना, वही तो चेक करवा रहा है वो अपन से, है ना। तो इसलिए इसको करें, आप आगे बढ़ाना है अपन को। अब यहाँ बचा क्या 5। फिर 17 का पहाड़ा पढ़ना है अपन को, जीरो लगा लिए। 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो 17 दूनी 34, ठीक है। यहाँ पर बचा 16, एक जीरो लगा दीजिए। फिर 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 एकम 17, तो कितने बार जाएगा ये 9 बार जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो 9 7 63 का 3 हंसिलाई 6, 9 एकम 9 और 6 15, तो 153, यानी 17 9 में 153। अब कितना आ जाएगा घटाएंगे तो फिर 7 आ जाएगा। फिर जीरो लगा लिए। फिर 17 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 17 दूनी 34, 17 पंचे 85 होता है, तो 17 चौ जाएगा ना। 17 चौ कितना होता है 68, ये 68 हो गया। फिर 2 आ गया, है ना। फिर 2 आया तो फिर जीरो लगा लिए। फिर 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 एक कम 17 हो गया। फिर 3 आ गया, फिर जीरो लगा लीजिए। फिर क्या हो गया 17 एक कम 17 हो गया, है ना। तो यहाँ पर कितना जाएगा 13 आ जाएगा घटाने पर, है ना, घटा रहे हैं अपन। 13 आ गया, फिर जीरो लगा लीजिए। 17 पंचे 50, 17 छिंके 100, 17 साते 119, है ना। 17 साते 119, तो ये 119 हो गया।
फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 17 7 119, तो ये हो जाएगा 11, फिर 0 लगा लीजिए। तो 17 छिंके 102, 6 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 102, है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर 0 लगा लीजिए। फिर 17 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 17 पंचे 25, मतलब 17 चौ 68 हो जाएगा, है ना। 17 चौ 68 हो जाएगा। फिर बचा 12, तो 0 लगा लीजिए। फिर 17 का पाड़ा पढ़ेंगे, 17 छिंके 102, 17 साते 119, 17 साते कितना हो गया 119, 17 साते 119 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या बचा 1। अब 1 बचेगा, तो जैसे ही हम 0 लगाएंगे स्टूडेंट, देखो यहाँ पर भी तो 1 में ही भाग दिए थे, मतलब फिर से 0 लगा के अब इतने अंकों की पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट कि जब इसका हम दशमलव प्रसार करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 अंक के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होना शुरू होने वाली है। तो इसका मतलब आप आंसर में लिख दे जाएंगे 0.5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 4 1 1 के बाद आ जाएगा 7 6 4 7, और फिर यही अंक पुनरावृत्ति हो रही, मतलब लगा देंगे हम बार। तो आप लिख सकते हैं कि भैया इसका दशमलव प्रसार 15 अंक तक जा रहा है और उसके बाद पुनरावृत्ति होना शुरू हो रही है, और यही इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट आंसर। तो आप इसको लिख लीजिए, और ये भाग की प्रक्रिया इतनी लंबी आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा प्रश्न क्रमांक 25 भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 25 तक के वीडियो आपको बहुत क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसका पूरा सॉल्यूशन हमने आपको समझाने का अच्छे से प्रयास किया। आशा करते हैं, उम्मीद है स्टूडेंट, हमको आशा है और उम्मीद भी है कि आप बहुत अच्छे से वीडियो के माध्यम से सवाल को हल कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।